क्योंकि पढ़ाई त्याग मांगती है। ओके सर, आज कौन सी बात करने वाले हैं? बेटा मैं आज कौन सी बात करने वाला हूँ? O2 कहाँ गया बेटा? O2 सेल में गया था। ऑक्सीजन सेल में गया था। आगे वाली कहानी सुनो अभी क्या होता है ये। मेरे ख्याल से हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था ना। O2 सेल में आया, CO2 लंग्स में गया, ऐसे कुछ पढ़ा था ना हमने। हाँ। जो अब्सेंट थे वो लिख लेना क्या मैंने पढ़ाया था तो। कल रात 12 बजे तक बच्चों के साथ डिस्कशन करता रहा मैं, तो स्लाइड रह गई थी। आज सवेरे उठा मैं 6 बजे, पहले स्लाइड बनाई आपकी। ये स्लाइड अभी 6 बजे बनी है। चलो देख लो। हाँ। सो मेरा टॉपिक है अभी सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या टॉपिक है? मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता कैसे है। लिखो हेडलाइन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता कैसे है? सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता कैसे है? ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिखो। इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है। इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। सर इसको बायोकेमिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये केमिकल, केमिकल पता है तुमको? केमिकल मतलब रिएक्शन हो रही है, केमिकल मतलब रिएक्शन। और ये कहाँ हो रही है? सेल के अंदर। तो सेल मतलब कौन? बायो। व्हाट इज बायोकेमिकल? सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन, व्हाट इज बायोकेमिकल। और लैब में होने वाली रिएक्शन, ओनली रिएक्शन। लैब में, लेबोरेटरी में होने वाली रिएक्शन, इट जस्ट ओनली केमिकल रिएक्शन। लेकिन सेल में होने वाली रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। समझ रहे बात को? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसमें होता क्या है बेटा, सुन ले। उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है समझ ले। मैं किस तरह बात करूंगा ध्यान रखना। सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की। किसकी? मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? O2 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा हेडलाइन है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा सुन ले, इसमें होता क्या है। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है? इसमें सर अ, सबसे पहली चीज कौन इन्वॉल्व होता है? O2 इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? एग्जैक्टली exactly. कौन इन्वॉल्व होता है? हाँ सर। तीसरी बात, इसमें कितना एटीपी आपको मिलता है? बस ये तीन चीजें याद रखना। और ये होता है आपके नॉर्मल सेल में। कौन सा सेल? मतलब आपके नॉर्मल सेल, आपके स्किन सेल, जितने भी आपके स्किन सेल है सब में होता है ये। तो पहले ये फॉर्मेट माइंड में याद रखो। बोलो। सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, कौन इन्वॉल्व होता है? प्रेजेंट होता है ये। इसका मतलब है प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है। कौन इन्वॉल्व होगा? कौन मिलेगी? कौन से सेल में हो रहा है? लिख लो इससे।
जिनका लिखना हो गया वो लर्न करो उसको क्या क्या होता है। यही पॉइंट आईएमपी है। बोलो क्या होता है। ओके। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, मैं इसका एक कुछ कंसेप्ट पढ़ा दूं, समझ लेना उससे। लिखना हो गया आपका। सुनो मेरी बात। ये तुम्हारा एक नॉर्मल सेल है। ये नॉर्मल सेल है बेटा। मुझे पता नहीं है सीबीएसई में था कि नहीं था, स्टेट बोर्ड में था ये। ये नॉर्मल सेल है। और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। एम्प्टी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करते हैं इसको, क्योंकि यही मेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। अब मेरी बात सुन ले। ये हमारा ब्लड है। ये हमारा ब्लड है। खून। खून में दो चीजें अवेलेबल है। एक जो तुमने सांस से O2 लिया था, और एक खाना खाया था। बराबर, खाना तो एकदम ब्लड में बनता नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा। तो बेटा, क्या बोला मैंने, रिपीट करता हूं मैं, कि ब्लड में एक होता है ऑक्सीजन, जो तुम्हारे ब्रीदिंग से आया था। और दूसरा है ग्लूकोज। कौन है? जो तुम्हारे खून में है। उसको बोलते हैं शुगर। ब्लड में शुगर बढ़ गई कम हो गई, यही शुगर है वो। हाँ। हाँ। तो सीधी सी बात है, ग्लूकोज कहाँ गया बेटा? सेल के अंदर। ग्लूकोज कहाँ गया? और उसका साथी भी चला गया। कौन? मतलब सेल में दोनों चले गए, ग्लूकोज और। हाँ, अब वहां पे क्या होगा वो सुन ले। वहां पे क्या होगा वो सुन ले। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे कंसेप्ट है। O2 गया। ठीक है, O2 गया। फिर ये जो ग्लूकोज वाले भाई साहब है, ग्लूकोज, जरा इसकी कहानी सुन लेना। ये जो ऑक्सीजन तुमको दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन सीधा एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वो डायरेक्ट ग्लूकोज से नहीं मिलता, वो चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन जो है, पहले खून में था, खून से आया इधर। सेल का कौन सा एरिया? साइटोप्लाज्म। कौन है ये? वहां से कहाँ गया? चला गया। अब इसकी बारी आ गई। ये ग्लूकोज है बेटा। ग्लूकोज। सबसे पहले याद रखना बेटा, ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज का क्या होगा, तुमने ये पढ़ा है स्कूल में। ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलिसिस। सीबीएसई को था ये ग्लाइकोलिसिस। कब था? 10th में था। किसका था सीबीएसई? 10th में था ये। विच चैप्टर? हाँ तो विच चैप्टर? ओके, लाइफ प्रोसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर था, मतलब एक कॉम्बिनेशन में था। ओके, ठीक है फिर। हाँ, गुड गुड गुड। चलो। तो सर ये ग्लूकोज है, इसका ग्लाइकोलिसिस हुआ। और बेटा ग्लाइकोलिसिस से हमें मिला पायरुविक एसिड। क्या मिला? पायरुविक एसिड। हमें मिला पायरुविक एसिड। पता है स्टेट बोर्ड में ये था पायरुविक एसिड। फिर ये जो पायरुविक एसिड होता है बेटा, ये पायरुविक एसिड जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ गया? कहाँ गया? गया सर। ये पायरुविक एसिड गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर इस पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड जो है, इसकी एंट्री होती है एक साइकिल में, जिसका नाम है क्रेब साइकिल। क्या नाम है? हाँ। पायरुविक एसिड की एंट्री कहाँ होती है? क्रेब साइकिल में। और ये जो क्रेब साइकिल है, ये जो क्रेब साइकिल है, यहाँ से कुछ चीजें बाहर निकलती है। अब वो कौन कौन सी देखो, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ये क्रेब साइकिल है।
उसमें से बाहर निकलता है एक गैस, नाम क्या है? उसी में से एक चीज और बाहर निकलती है, कौन सी? एटीपी। मतलब यहाँ पे दो चीजें बनी, एक कौन, जो पता है रेस्पिरेशन का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पिरेशन का। और दूसरा कौन, हमें कौन चाहिए? एटीपी। बात समझ में आ गई तुमको? ऐसा होता है कंसेप्ट बेटा, ऐसा होता है ये कंसेप्ट। इसमें और एक चीज बाहर निकलती है बेटा, तुमने कभी स्कूल में पढ़ा होगा, NaDH2। कौन बाहर निकलता है? तीन चीजें माइंड में फिट कर लो, क्रेब साइकिल में तीन चीजें मिल रही है। क्रेब साइकिल के पहले ये एक बार सुन लो, ग्लूकोज कहाँ गया? G फॉर ग्लूकोज, है ना? हाँ। तो ग्लूकोज का क्या हुआ? कौन मिला? पायरुविक एसिड कहाँ गया? उसकी एंट्री कहाँ हुई? क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड के टुकड़े हो गए। तीन चीजें मिली, पहला, दूसरा, तीसरा, खत्म। समझ में आया? इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो भी हो रहा है, ये जो भी हो रहा है किसकी वजह से, इसलिए इसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए मैं लिख के दिया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, प्लस कौन चाहिए बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बता, एटीपी कहाँ बन रहा? एटीपी कहाँ बन रहा? बन रहा है ना? हाँ, लिख लो इसे। क्रेब नाम के साइंटिस्ट थे। थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा ड्रॉ करना।
हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एक प्रोसेस रह गई अभी, बताऊंगा मैं कौन सी, बार लिखना होने दो। बेटा आप रफ में क्यों नहीं लिखते? टाइम लगता है उससे। आप है ना रफ में लिखा करो, फिर घर जाके आप बढ़िया से उसको है ना कलरफुल कर सकते हो। आप नोट्स अच्छी बनाओ, ये नहीं बोलता, नोट्स अच्छी बनाओ। यहाँ रफ में लिखा करो, घर जाके थोड़ा खुद के मन से भी डिजाइन कर सकते हो तुम। हाँ, हो गया लिखना ये? क्लियर है? अब मेरी आगे वाली बात सुनो, इंपॉर्टेंट है वो बात। मेरी आगे वाली बात सुनो। बेटा इधर, इधर कौन मिला था देखो एक बार। मिला था ना? अब जरा इस मेरी बात को समझना। NaDH2 जो है, इसके अंदर भी ATP छिपा है। जैसे एग्जांपल, चेक के अंदर पैसे छिपे रहते हैं। चेक के अंदर पैसे होते हैं। तुम सब्जी खरीदने जाते हो, उसको चेक देते क्या? क्या देते? पैसे। फिर चेक को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना? हाँ, चेक को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना? बैंक है ना जिंदाबाद, है ना, बैंक जिंदाबाद। तो हुआ क्या समझ ले, हुआ क्या समझ ले। तुम्हारे स्कूल में मतलब सिलेबस में और एक नाम था। वो नाम था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या नाम था? CBSE में था कि नहीं था मुझे पता नहीं, स्टेट बोर्ड में था ये नाम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था कि सिस्टम था? चेन था ना? चलो मेरी बात समझना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, फुल फॉर्म बोलो, रिपीट करो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है सुनो। ये तुम्हारा चेक है, ये तुम्हारा चेक है, ये तुम्हारी बैंक है। ये तुम्हारा चेक है, ये तुम्हारी बैंक है। अब चेक को बैंक में डालो विड्रॉ के लिए, हाँ, उसको प्रॉपरली कैश कन्वर्ट होने के लिए। तो मैंने NaDH लिया, NaDH2 लिया, ये मेरा चेक है, ये मेरी बैंक है। तो मैंने चेक को कहाँ डाला बेटा? बैंक में। और उसमें से क्या निकला? पैसा। पैसा मतलब कौन कन्वर्ट हुआ? ATP। कौन बना? मतलब यहाँ पे तुमको NaDH2 से भी क्या मिल सकता है? इसके लिए तुमको NaDH को कहाँ ऐड करना पड़ेगा? इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अब समझ में आया? ये चेन क्यों होती है? ताकि कौन किस में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए वो चेन होती है। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पे दो तरह से ATP मिल रहे हैं। एक, यहाँ पे डायरेक्ट ATP मिल रहा है, डायरेक्ट ATP मिल रहा है, डायरेक्ट कैश है, डायरेक्ट कैश है। और दूसरा इधर कौन है बेटा? NaDH2। जैसे बच्चे, आप फीस भरते हो मेरे पास दो फॉर्म में, एक कैश लाते हो और एक चेक लाते हो। एक कैश और एक चेक। कैश डायरेक्ट होता है, दैट इज कैश। और एक क्या होता है? चेक। चेक के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक में। अब समझ में आया ETC क्या है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब सिस्टम है सर, एक ऐसी योजना है जिसमें क्या ऐड होता है? NaDH2 ऐड होता है। और किस कौन से फॉर्म में बाहर निकलता है? आलू डालो चिप्स मिल जाएगा तुमको। हाँ सर, समझ में आया। मतलब इसमें तीन चीजें याद रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन चीजें याद रखना। एक कौन सी? दूसरा कौन सा? और तीसरा कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये क्यों होना चाहिए? कंफर्म हुआ? रिपीट करो, इसमें तीन स्टेप है: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक बार रिपीट करो, ग्लाइकोलिसिस। और नीट के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार नाम रिपीट किया। यहीं से क्वेश्चन आता है नीट में, तीनों से। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके इधर उधर कुछ नहीं आते क्वेश्चन। हाँ सर, समझ में आया। बेटा ये लिख लो अभी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फुल फॉर्म भी लिख लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर हुआ सर?
बेटा समझा तुमको? ये स्टेप क्लियर हो गई? ये पूरा फॉर्मेट था एरोबिक का, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हीरो है। इसके बिना एरोबिक नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन को भी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। ऑक्सीजन होने से कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन को क्या चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन की एंट्री कहाँ हो रही थी? फिर उसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। हाँ सर, ये समझ में आया सर। तो ये फॉर्मेट हुआ बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब मुझे बताओ, तुमको यहाँ क्या क्या मिला? क्या क्या प्रोडक्ट मिला? क्या क्या प्रोडक्ट मिला? हमें सर प्रोडक्ट क्या मिला हमें? ये एरो का मीनिंग देख लो, ये कौन मिला? मिला तुम्हें इस प्रक्रिया से क्या क्या मिला, क्या लाभ हुआ तुम्हें? CO2 मिला। प्लस कौन मिला? प्लस कौन मिला? लेकिन NADH2 आखिरकार किसके में कन्वर्ट हुआ? हुआ ना। मुझे कैश मिले या चेक मिले, आखिर को पैसे ही बनने वाला है। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा होता है ये फॉर्मेट। अब इसको लेके मैं क्या बात करूं वो देख ले अभी। कौन सी बात मैं करूंगा देख ले बेटा। देख, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है सर? AR का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है सुन ले। एरोबिक रेस्पिरेशन में तुमने शुरू में ग्लूकोज लिया था, ठीक है बेटा? और ग्लूकोज को तुमने O2 से मिलाया था। मैं डायरेक्ट O2 यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि इसमें इन दोनों का रोल है। इसमें कौन सा ऑर्गेनेलिज रोल प्ले कर रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले कर रहा था। तुमको प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट क्या मिला? रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या मिला? हमें मिला था CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट, प्लस हमें मिला ATP। बेटा कितने मिले ATP पूरा मिला के? ये IMP है। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो गई। रिएक्शन में कौन रोल प्ले कर रहे थे? ये रोल प्ले कर रहे थे। उससे क्या मिला? तुम्हारे काम की चीज क्या है? और बाय प्रोडक्ट क्या है? और CO2 को तुम क्या करेंगे? अंदर जमा रखेंगे क्या? बाहर निकालेंगे। कैसे? ब्रीदिंग से। समझा आपको? ये लिख लो आखिरी में। मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं किया, हाँ? तो बोलेंगे सर रिएक्शन बैलेंस करो, मैंने बैलेंस नहीं किया रिएक्शन, ऐसे ही लिख दिया। रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया है। और उसमें आप लिख सकते हैं, उसमें 3 स्टेप होती है इसको करने के लिए। पहली ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब साइकिल, और तीसरी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीनों मिलके होता है ये रेस्पिरेशन एरोबिक। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो ग्लाइकोलिसिस को पूरे 2 दिन जाएंगे या एक दिन जाएगा? क्रेब साइकिल को पूरा एक दिन जाएगा, और ETC को भी एक दिन जाएगा। मतलब मैंने जो पढ़ाया अभी, आप 15 मिनट में, आपको 15 मिनट नहीं, लगभग बहुत देर हुआ, लेकिन इसको एक एक दिन चला जाता है इसको पढ़ाने में। ओके। हाँ सर, समझ में आया हमें क्या हुआ तो। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको इतनी सारी एटीपी मिली। उसके बाद, उसके बाद वाली बात सुनना। ये हमारा टॉपिक हो गया इतना। हाँ। तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो? देखो अभी, अ, जब होता है रेस्पिरेशन, तो कौन सी चीज टूटती है? उसको बोला ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ग्लूकोज का मिलना O2 से होता है, यू नो दैट। आपसे O2 मिल रहा तो ऑक्सीडेशन ना। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ग्लूकोज से कौन मिला? ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडाइज। इसमें से क्या निकली? और उसी एनर्जी को हमने कौन से फॉर्म में ट्रैप किया? हाँ, इसको वो ये प्रोसेस है। अब सर ये क्या है? ये क्या है? ये भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ग्लूकोज से ATP कैसे मिला। ग्लूकोज से ATP कैसे मिला, एक बार क्लियर कर देता हूँ। सुनो इधर, बात देखो। थोड़ा लॉजिकल बात है, लेकिन समझ लेना।
बेटा क्या होता है, सुन ले मेरी बात। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, बराबर है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है ग्लूकोज में। 6 कार्बन है ग्लूकोज में। बीच में कौन है बेटा? बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6, सब कार्बन है ये। बता, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ये व्हाइटिश कलर का कौन है बेटा? बॉन्ड है। बॉन्ड है बेटा ये, समझा? हाँ सर, ये व्हाइटिश कलर का बॉन्ड होता है। हाँ सर, क्लियर हुआ। तो बेटा होता क्या है, सुन ले। ग्लूकोज को तुमको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक मतलब इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, तब जाके तुमको एटीपी मिलेगा। कैसे सर? टुकड़े करो इसके। जब इसके टुकड़े हो जाएंगे बेटा, जब इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वो देख। 1 2 3 4 5, छठवां कार्बन यहाँ से गायब हुआ, छठवां कार्बन गायब हुआ। छठवां कार्बन कैसे गायब हुआ, सुन ले मेरी बात। 1 2 3 4 5, 6 कार्बन है कि इसमें? 5 ही है ना। इसका मतलब एक कार्बन क्या हुआ? निकल गया। एक कार्बन निकल गया, एक कार्बन सर निकल गया। एक कार्बन निकलने का मतलब है बेटा, तुम्हारा ये बॉन्ड क्या हो गया? ये बॉन्ड क्या हो गया? आपको नहीं लगता इसमें से एक कार्बन निकल गया? इसका मतलब बीच में कौन टूटा? जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से अलग हो जाता है तो उनके बीच में जो हथकड़ी है वही टूटती है ना। उस हथकड़ी का नाम क्या है? बॉन्ड है। क्या नाम है? बॉन्ड। तो इनमें से बॉन्ड टूटा। अब मेरी बात सुनना, बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है? इनमें से बॉन्ड टूटने का मतलब है कि इधर बॉन्ड था, बेटा बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटने का मतलब है जैसे बॉन्ड टूटा, जैसे बॉन्ड टूटा उसमें से कौन रिलीज हुई? याद रखना हमेशा, बॉन्ड टूटने से उसमें से क्या निकलती है? जैसे फटाका फूटने के बाद उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी। एनर्जी निकलती है। ऐसा ही बॉन्ड टूटने के बाद कौन निकली? एनर्जी निकली। और ये एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। एनर्जी बहुत काम की है ये। इसलिए एक काम करो बेटा, इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करो। एनर्जी को पकड़ लो, जकड़ लो, उसको ट्रैप करो उसको। कौन से फॉर्म में सर? एनर्जी को ट्रैप करो बेटा, कौन से फॉर्म में? हाँ, मतलब ये है कि बॉन्ड टूटने से एनर्जी मिलती है, उसको तुमने ट्रैप की एटीपी के फॉर्म में। तुमने डायरेक्ट एनर्जी का यूज किया क्या? जैसे मुझे मूवमेंट करनी है, चलना है, मैं डायरेक्ट इस एनर्जी का यूज करूंगा क्या? पकड़ में नहीं आती है। इस एनर्जी को मैं सेव करूंगा कौन से फॉर्म में? और मैं इसका यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा मेरी एक्टिविटी के लिए, चाहे मोमेंट्स हो कुछ भी हो। तुमको लॉजिक लगा मैंने क्या बोला? तो क्या बोला मैंने? ग्लूकोज के टूटने से, ग्लूकोज के टूटने से कौन बाहर निकली? क्या तुम इस एनर्जी का डायरेक्ट यूज कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे एनर्जी लग रही है, तो क्या मैं इस एनर्जी का डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ? इसको मैंने किस में पहले कन्वर्ट किया, तब जाके मैंने इसका यूज किया ना बेटा। समझा तुमको ये केस क्या है? तो उसको मैंने कन्वर्ट किया। ऐसे होता है ये, ऐसे होता है ये। हाँ बराबर, वो एटीपी का बॉन्ड है। फॉस्फेट बॉन्ड एटीपी का बॉन्ड है। हाँ हाँ। ये एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग। ये जो एनर्जी है ये बॉन्ड टूटने से, एक्चुअली हर बॉन्ड टूटने से एनर्जी निकलती है बाहर। ऐसा नहीं कि फास्फोरस की होता है। हर बॉन्ड, केमिस्ट्री में जितने भी बॉन्ड है वो टूटने से बाहर निकलती है एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड में छिपा रहता इलेक्ट्रॉन, कौन छिपा रहता? उसकी एनर्जी होती है वो। हर बॉन्ड टूटने से एनर्जी निकलती है। आणि तू जे म्हणतोय मला ते एटीपी विषय है। आप जो बात कर रहे हैं वो एटीपी का है। एटीपी। ऐसे 3 फास्फोरस है उसमें। आप जो बात कर रहे हैं इस फास्फोरस की बात कर रहे हैं, आप इसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये एनर्जी अलग। तुम इसका यूज करके कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब तुला काही एक्टिविटी करायचं आहे, यू आर रिक्वायर्ड एनर्जी, तो तुम यहाँ की एनर्जी निकाल रहे हैं। तुमको जो एनर्जी लग रही है वो तुम कहाँ से निकाल रहे हैं? ये फास्फोरस की एनर्जी निकाल रहे हैं, बराबर है? लेकिन इसको बनाने के लिए हमारे पास कौन सी एनर्जी चाहिए? ये एनर्जी चाहिए। म्हणजे तुला, तू या एनर्जीला कन्वर्ट केला एटीपी मध्ये, आणि तू जो एनर्जी यूज करतोय तू ही करतोय। समझ में आया तुमको मैंने क्या बात किया? ओके। इसका क्वेश्चन लगता, हाँ।
कौन सा? हाँ, एंजाइम्स की वजह से। यहाँ रहते एंजाइम। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एंजाइम्स। एंजाइम पता है? वो भी एक केमिकल्स ही होते हैं। हाँ। लिखो मत इसको। मैं जितना बोलूँ सिर्फ उतना सुनो तुम। देख बेटा, मैंने क्या बोला तुमको? मैंने बोला ये कार्बन है और ये कार्बन है, और इनके बीच में एक बॉन्ड है। मैंने ये बोला। दूसरी बात मैंने ये बोली कि यहां से कौन टूटा? बॉन्ड टूटा। मतलब ये कार्बन अलग अलग हुए। इसमें से बेटा कौन टूटा? बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटा। टूट गया बॉन्ड। बॉन्ड के टूटने से बाहर कौन निकली? बॉन्ड के टूटने से बाहर कौन निकली? उस एनर्जी का तुम डायरेक्ट यूज कर सकते क्या? मुझे चलना है, मैं इसका डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। पहले इसको सेव करो, एक जगह जमा करो। और इस एनर्जी को फिर मैंने कौन से फॉर्म में जमा किया? और बाद में मैंने इसका यूज किया। मुझे अगर यूज करना है, मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं इसका यूज करूंगा। अब लॉजिकल बात लगी? तो सिंपल सी बात है बेटा, ये तुम्हारा खाना है। ये तुम्हारा खाना है, तुमने खाना खाया है, खाना है। खाने ये तुम्हारा खाना है। खाना टूटा। खाना मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, शुगर। ये टूटी। इसके टूटने का मतलब है कार्बन नहीं टूटा, बॉन्ड टूटता है। ग्लूकोज टूटने का मतलब कार्बन टूटता है क्या? नहीं। कौन टूटता है? बॉन्ड। याद रखना, केमिकल टूटने का मतलब केमिकल खुद नहीं टूटता, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं। जैसे मैंने बोला, ये बड़ी रेल है। रेल टूट गई, रेल नहीं टूटती बेटा। तो जो बॉक्स रहते हैं वो टूट जाते हैं। तो जो बोगीज रहती है ना, दो बोगी, वो टूट जाती है, बीच में जो कड़ी टूट जाती है। ऐसे होता है। हाँ सर, समझ में आया। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटा, उसमें से बॉन्ड टूटने से कौन निकली? और उस एनर्जी को तुमने कौन से फॉर्म में ट्रैप किया और उसका यूज किया? ये मुझे बोलना था। तुमको ये समझ में आया क्या कि दिमाग के ऊपर से गया? किसको नहीं समझा? आप सभी को समझ में आया? आया ना? इसलिए बोलते हैं खाना खाने से एनर्जी मिलती है। खाना खाने से एनर्जी कैसे मिलती है बेटा? खाना खाने से एनर्जी ऐसे मिलती है बेटा, सिंपल सी बात है। खाना खाने से एनर्जी कैसे मिली? तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में ड्रॉ करूँ तो ऐसा है। तुमने खाना खाया। हाँ सर, हमने खाना खाया। तू पहले खाने को तोड़, इसको ब्रेक कर। खाने को टूटने से खाना टूटा, खाना टूटने से उसमें से कौन रिलीज हुई? उस एनर्जी को तुमने ट्रैप किया कौन से फॉर्म में? और तूने ये यूज किया। अब लॉजिक लगा? तुमने खाना खाया, रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, खिचड़ी खाया, पोहा खाया। खाया। तुम्हारे अंदर गया वो खाना। खाना टूटा। और फूड टूटने से उसमें से कौन निकली? क्योंकि खाना है, टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। तुमने इसका यूज किया क्या? यूज नहीं कर सकते इसका तो। फिर उसने एनर्जी का तुमने क्या किया? कन्वर्ट किया कौन से फॉर्म में? और वो तूने यूज किया। ऐसे होता है ये लॉजिक। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। क्लियर हो चुका है ये कंसेप्ट? ओके, लिख लो इसे। एनर्जी हमने ट्रैप किया इन एटीपी के फॉर्म में। जो एनर्जी यहाँ से निकली उसको हमने ट्रैप किया एनर्जी के फॉर्म में, उसका यूज किया। क्योंकि हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जो खाने से एनर्जी निकले उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम फॉरेन रिटर्न आ गए, मतलब तुम्हारे पास डॉलर है, डॉलर। तुम डॉलर का मतलब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? तुम्हारे पास डॉलर है, ये डॉलर है। डॉलर का डायरेक्ट यूज होता है क्या? तो डॉलर को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? पैसे में, और पैसे का यूज करेंगे ना, तो ऐसा होगा ही।
चलो सर, बात समझ में आ गई। बेटा हो गया क्लियर। आज के लिए इतना ही इनफ है। एक बार पढ़ लो क्या क्या पढ़ा है मैंने आज। एक बार उसको रिपीट करो। टॉपिक कम हुआ अपना, लेकिन वो रिपीट करो। फिर कल मुझे पढ़ाना है एनएरोबिक। एनएरोबिक कल पढ़ाना है।